अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बरक्स के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, अमरीका और ईरान के दरमियान जोहरी मुज़ाकरात के इनेकाद से सिर्फ 2 दिन कबल इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला कई संगीन सवालात को जन्म दे रहा है। इस हमले का वक्त इंतहाई मानी खेज है, क्योंकि इसराइल ने इस मौके को चुनकर वाज़ेह पैगाम दिया कि वो ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर कोई लचक दिखाने को तैयार नहीं, जबकि इसराइल के बकौल ईरान जोहरी बम बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। बैनुल-अक़वामी एजेंसी बराए जोहरी तवानाई की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 60% तक अफजूदा यूरेनियम मौजूद है, जबकि जोहरी हथियार के लिए दरकार सतह 90% है। माहिरीन के मुताबिक ईरान महज चंद हफ्तों में एक बम बनाने के काबिल हो सकता है। इसराइल के इंटेलिजेंस जराए के ये दावा है कि अब वक्त खत्म हो चुका है और इस तनाजुर में इसराइली हमला बज़ाहिर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की पॉलिसी के तहत किया गया, यानी ईरान को इससे पहले रोका जाए कि वो जोहरी रियासत बन जाए। इसराइल ने हालिया बयानात में यह भी वाज़ेह किया है कि ये हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ईरान की अस्करी ताकत मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाती। एक अहम सवाल ये भी है कि अगर इसराइल ईरान को महज जोहरी क़ुव्वत बनने के शुबे पर अपने लिए ख़तरा समझता है, तो क्या वो पाकिस्तान को भी मुस्तक़बिल में इसी ज़ुमरे में रख सकता है? अगरचे पाकिस्तान ने कभी भी इसराइल के खिलाफ कोई जारहाना मौक़िफ़ नहीं अपनाया, लेकिन ख़ित्ते में एटमी ताकत होने की वजह से इसराइल भारत से मिलकर किसी मिस एडवेंचर की बुनियाद रख सकता है। उधर अरब दुनिया, ख़ास तौर पर सऊदी अरब, इस सारी सूरत हाल में गैर मामूली हद तक मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए है। फ़लस्तीन, लबनान, शाम और अब ईरान जैसे ममालिक इसराइली हमलों का निशाना बन चुके हैं, और अब सवाल उठ रहा है कि क्या खित्ते में कोई भी इस्लामी मुल्क इसराइली जारहियत से महफूज है? अगर अरब दुनिया खामोश तमाशाई बनी रही तो ग्रेटर इसराइल जैसा नज़रिया महज एक ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत बनने की तरफ बढ़ सकता है। इलाकाई इत्तेहाद की शदीद कमी ने इसराइल को मौका दिया है कि वो अपने दुश्मनों को एक एक करके निशाना बनाए। इन्हीं तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है ज़िफ़ार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब ने। मलिक साहब, आपको खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ हमें दिफाई तज़कियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी वेलकम करेंगे। एजाज मलिक साहब, आपसे आगाज़ करते हैं कि अभी 2 रोज़ बाद तो अमेरिका के ईरान के साथ मुज़ाकरात का छठा दौर होने जा रहा था। उससे पहले इसराइल का ईरान पर हमला कितना मायने खेज है और इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि ये एक इंतहाई काबिल मुज़म्मत जो है उनकी एग्रेशन है। इसराइल को या किसी भी दूसरे मुल्क को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का हक किसने दिया है? ये तो उन्होंने अमेरिका से, ये जो है इससे पहले अमेरिका ये राइट अपने तौर पे ही उन्होंने बुश जो डॉक्ट्रिन थी उसके मुताबिक उन्होंने यही खुद ही अपने लिए ये एक आप कह लें कि तरीकाकार या एक ऑप्शन उन्होंने अपने लिए बनाई, और फिर उस ऑप्शन को अब आप देख रहे हैं कि इजराइल ने भी उसको इस्तेमाल किया। तो ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। लेकिन जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, ये इसका पूरा एक कॉन्टेक्स्ट और एक उसकी इन्वायरमेंट जो है वो सेट की गई, जिसमें अमेरिका ने अगरचे खुद इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन उनकी अप्रूवल और उनकी सपोर्ट हमेशा की तरह इसराइल के साथ है। और एक शर्मनाक रवैया जो है, खामोशी नहीं कहना चाहिए इसे, ये जो है जो उनकी अपनी अंदरूनी मसलहतें हैं, अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने की, जो करीबी हमसाया मुसलमान ममालिक के जो हुक्मरान हैं, अवाम तो शायद वहां पे भी उनके वही जज्बात होंगे जो मेरे या आपके हैं जी। लेकिन बात हुक्मरानों की है। और उनकी बेहिसी और उनके इस रवैये की वजह से मजीद शय मिलती है इसराइल को कि वो आहिस्ता आहिस्ता मिडिल ईस्ट के पूरे रीजन में उन्होंने जो भी उनके लिए थ्रेट्स थी, उन्होंने खुद या अमेरिका ने उनके लिए उन सब थ्रेट्स को इस कदर जो है न्यूट्रलाइज कर दिया है। यानी अगर किसी भी मुल्क में कोई ऐसा पोटेंशियल था या कोई उनमें ऐसी कुछ सलाहियत थी जो आइंदा कभी
किसी भी टाइम फ्रेम में इसराइल की जो है सिक्योरिटी के लिए कोई खतरा बन सकती, जी। वो आहिस्ता आहिस्ता या तो उन्होंने फिजिकली किल एलिमिनेशन के जरिए उसको खत्म किया, या फिर वहां रजीम चेंज करवाए गए, और या फिर जो है ऐसे मुआहदे किए गए उन विलिंग ममालिक के साथ वो जो खुद कोऑपरेट करना चाहते थे अपने इंटरेस्ट के लिए। तो ये एक पूरी एक एनवायरनमेंट सेट की गई है, और ठीक। ये मेरा ख्याल है इस सदी का एक बड़ा वाकया है, और इसके बड़े दूररस नताइज होंगे इसके बड़े इस रीजन दूरस्थ नताज होंगे और ये पूरा एनवायरनमेंट सेट किया गया है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से जो बयान सामने आया बड़ा हैरानकुन है। वो ये कहते हैं कि हमें पता ज़रूर था कि इसराइल ईरान पर हमला करने जा रहा है, लेकिन हम इस हमले में हमारी कोई सपोर्ट नहीं है, हम इस हमले में शामिल नहीं हैं। आखिर अमेरिका की ऐसी क्या मजबूरी है जो कि अपने आप को इस चीज़ से डिस्टेंस कर रहा है? दूसरी चीज़ ये कि ईरान के रिस्पांस पर अब सब लोगों की नज़रें लगी हुई हैं। आपके ख्याल में ईरान का मुमकिन रिस्पांस क्या हो सकता है और कितना स्ट्रांग हो सकता है? जी हाँ जी, पहले दूसरा हिस्सा की बात करते हैं कि जिस तरीके से देखें 100+ टारगेट्स हिट किए गए हैं जो पहले शुरू के 5 एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, और 100+ टारगेट्स में देखें न्यूक्लियर फैसिलिटीज शामिल हैं और इसमें, और इसके अलावा जो इनका मिसाइल फैक्ट्रीज है वो नंबर 2 है, तीसरा मिलिट्री लीडरशिप है, और चौथा जो टारगेट उन्होंने किया है वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। तो उससे ये है कि देखें जिस तरह, और फिर पांचवा उन्होंने अपने एजेंट्स इन्फिल्ट्रेट जो करके थे, तो उन्होंने अपने जो उनके ड्रोन सिस्टम थे वो ले जाके उन्होंने अंदर ईरान के अंदर एस्टेब्लिश किए थे। देन दे पैरालाइज इन ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम, और जिसकी वजह से वो कोई खातिर खा रिस्पांस तो कोई नहीं कर सके। तो उससे देखें कि जो ईरानी का हम कह सकते हैं ईरान का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट हैज बीन हिट, और जिस तरह जब मिलिट्री लीडरशिप है, देखे पासदारान इंकलाब के जो हेड थे वो इसमें जा बहक हुए हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो इसमें मारे गए हैं, और इसके अलावा 6 साइंटिस्ट की बात हो रही है, और उसके अलावा सिविलियन कैजुअलिटी से खवातीन है, बच्चे इसमें शामिल है। वो सिमिलर पैटर्न है जो इंडिया का पाकिस्तान में मुरीदके पे हमला किया था, और इसके बाद भावलपुर में हमला हुआ था, या आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में हमला हुआ था। तो सिमिलर पैटर्न के ये हमले हुए हैं। अब डिपेंड करता है क्या ईरान ने अपने जो मिसाइल सिस्टम था उनको रीलोकेट किया था, क्योंकि इंटीमेशन तो उनको भी, एक किस्म की इंटेलिजेंस उनकी भी थी कि लाइवली स्ट्राइक्स होने वाले हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद सेकंड ये है, तो ये है अगर वो मिसाइल्स हैं तो ये मिसाइल के साथ जाएंगे, और विद इन इसराइल के अंदर ये जो इनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन से हो सकता है वो भी टारगेट हो। सेकंड उनके एयर बेसिस पे टारगेट होंगे। एट प्लेसेस दे विल गो फॉर दी पर्सनालिटीज आल्सो, जिस तरह ईरान में हुआ, सो इट विल बी टिट फॉर टेट वो करेंगे। और इसके अलावा जो है देखें कि जो ठीक है। बिल्कुल, आपने आपने दुरुस्त कहा कि ईरान का रिस्पांस क्या हो सकता है। इस पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त हमें साबिक सफ़ीर जियर बलोच साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। जियर बलोच साहब, इसका ग्लोबली इस हमले का क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, और साथ में ये भी आप बताइए, ईरान तो पहले कह चुका है कि अगर अमेरिका का इस हमले में कोई रोल हुआ, कोई सपोर्ट हुई, तो हम अमेरिका की जो तनसीबात हैं, जो उनकी मिलिट्री एसेट्स हैं इस पूरे खत्ते में, उनको टारगेट कर सकते हैं। आपको लगता है कि सूरत हाल वहाँ तक जाएगी और इसराइल के बाद जो है वो एक टक्कर ईरान जो है वो अमेरिका से भी ले सकता है इस मामले पर? देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो हमला है इजराइल की तरफ से, इसे हमें कंडेम किया है हमारी हुकूमत ने, और हम एज ए पब्लिक फिगर भी करते हैं, और हम अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़े हैं। ये सरीहन इंटरनेशनल लॉस की जो है वो वायलेशन है, यूनिलैटरलिज्म का एक इजहार है, जिसको हम एज ए कौम रिजेक्ट करते हैं। हमें जो रीजनल पुलिस का जो कॉन्सेप्ट आया है वो कतई तौर पे हमें कबूल नहीं है। लिहाजा ये जो इजराइल कई सालों से, कई दहाइयों से वहाँ एक रीजनल बुली है, तो उसको जवाब तो जरूर मिलना चाहिए। अब उसकी इम्प्लीकेशन पे आप आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी इम्प्लीकेशंस हैं, जियो इकोनॉमिक भी हैं, जियो पोलिटिकल भी हैं। सबसे अहम तो आपकी जो है वो ऑयल सप्लाई रुक जाएगी, जो सप्लाई चेन है उसकी, क्योंकि ईरान की जो लोकेशन है जो स्ट्रेटेजिक, उस हवाले से वहां अगर ये जंग और मजीद बढ़ती है
तो ये तो बहुत बड़ा क्राइसिस जो 70s वाला था वो हो सकता है, नंबर वन। पॉलिटिकली मैं समझता हूँ कि अगर ये जंग जारी रहती है और ईरान, जिस तरह आपने इशारा किया कि अगर वो जो गल्फ में मुख्तलिफ गल्फ कंट्रीज में अमेरिकन अड्डे हैं उन पे अगर हमला करता है, तो ये तो बिल्कुल हम एक अल्लाह माफ रखे इस पूरे रीजन को आग की लपेट में, जंग की लपेट में ले लेंगे। तो मैं नहीं समझता कि इस तरफ जाना चाहिए या जाएगी जंग। ईरान की जो लीडरशिप है वो बहुत समझदार है, वो जरूर इजराइल से अपना बदला जरूर लेंगे। उन्होंने ये कह भी दिया है उनके रूहानी पेशवा ने कि वो लेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस मौके पर या आगे वाले मौके पर ईरान जानबूझकर जो है वो अमेरिकन को भी इसमें इन्वॉल्व करेगा। ऑल्दो अमेरिका सप्लाई जरूर कर रहा है वेपन, लेकिन उसने कह दिया है कि ये हमारी जंग नहीं है इजराइल का यूनिलैटरल, बल्कि लफ्ज़ से यूनिलैटरल भी इस्तेमाल किया है। तो मैं उस तरफ जाते हुए जंग नहीं देख रहा। जी ठीक है। अच्छा, लेकिन एजाज मलिक साहब आप ही बताइए, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अमेरिका अब एक डिक्लाइन पावर बन चुका है, डिक्लाइन फोर्स बन चुका है, और अगर 10 साल पहले की बात होती तो अमेरिका ही कह सकता था हाँ जी हमने इनको सपोर्ट किया है, हमने किया हमला, आप जो हमारा बिगाड़ सकते हैं बिगाड़ लें। लेकिन अमेरिका जो है अपने आप को इससे डिस्टेंस कर रहा है। दूसरी चीज़ आप ये बताइए मुझे कि अरब ममालिक का इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या रोल है? अभी तक जितने भी बयानात सामने हैं बड़े मोहतात हैं, ख़ासतौर पर सऊदी अरब का भी। तो अरब कंट्रीज़ का इसमें क्या रोल देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? देखिए जी, अरब रियासतें जो हैं वो अपने मुफादात देखती हैं। बड़ी मैं अफसोस के साथ ये बात कहूँगा। और वो जब अपने मुफादात का लेंस लगा के देखते हैं तो उनकी ईरान के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। वो अपने मुफाद के लिए वो कुछ ममालिक ने तो एक तरह से इजराइल के साथ उनके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी हैं, ट्रेड रिलेशनशिप भी हैं। तो ये सारी जियो इकोनॉमिक्स हैं जो बैक एंड पे प्ले कर रही हैं। और आपका पहला सवाल जो था कि 10 साल पहले का अमेरिका जो दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों पे एक्टिवली इन्वॉल्व था, खुद भी और अपने साथ अपने कोलिशन पार्टनर्स को या नेटो को इस्तेमाल कर रहा था। अब ट्रंप के आने से, प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से उन्होंने अब ट्रेड के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। और ट्रेड के लिए वो इसलिए वो यानी साथ तो दे रहे हैं इजराइल को। इजराइल जो इक्विपमेंट इस्तेमाल करता है एग्रेशन के लिए वो सारा खुद बनाया हुआ तो नहीं है, वो अमेरिकन इक्विपमेंट है उसमें से बहुत सारा। तो और वैसे भी हर फोरम पे वो उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये कहना कि वो इसमें पार्टनर नहीं है, दे आर वेरी मच पार्टनर इन क्राइम। और ठीक है, वो सिर्फ उसको एक डिप्लोमेटिक विनियर में रख रहे हैं और थोड़ा अपने आप को डिस्टेंस करना चाहते हैं ताकि इस रीजन में वो जो अपनी एक ट्रम्प साहब के आने से वो अपनी एक ट्रेड के हवाले से जो ट्रांजैक्शनल उन्होंने अपनी एक डिप्लोमेसी रखी हुई है उसको वो इंटैक्ट रखना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस खित्ते में और भी बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, तो आप ये बताइए कि चीन जिसकी बहुत बड़ी सरमायाकारी ईरान में है और रूस भी किसी हद तक बहुत से मामलात में ईरान को सपोर्ट कर रहा है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट में इन दो ममालिक का, बड़े प्लेयर्स का क्या रोल आप देख रहे हैं और किस तरह से वो इम्पैक्ट कर सकते हैं इसे? देखें जी, मेरा ख्याल में ये कोई मटेरियल सपोर्ट तो नहीं करेंगे, वेपन्स इक्विपमेंट ईरान को ऑलरेडी वैसे रशियन सपोर्ट करते रहे हैं पास्ट में। जिस तरीके से ईरान उनको ड्रोन्स देता रहा है और वो मिक्स और उसका एक्सटेंसिव यूज रशियंस करते रहे अगेंस्ट यूक्रेन। तो लेकिन चाइना का देखें जरा बड़ा डिफरेंट है। वो सिंस वो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन डिप्लोमेसी को बड़ा वो एक फैक्टर है जिसको वो चांस देते रहते हैं। तो देयरफॉर मेरे ख्याल में ये कंट्रीज अब भी दे मैटर, स्पेशली रशिया और चाइना। देखिए एक अलग गेम बन चुका है। बेसिकली वो ये चैलेंज भी कर रहे हैं यूएस सुप्रीमेसी को भी। तो ये यकीनन ये प्रिवेल कर सकते हैं जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई बात जाती है। और या इसके बाद ये अपने एक्टिव रोल जो है मीडिएशन के लिए भी दरमियान में आ सकते हैं। तो इस हद तक मैं देख सकता हूँ, लेकिन एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं लगता है। लेकिन इस बात से देखें भी हम जो कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं
कि हमें किसी पे भी एज ए पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हमारी अपनी सेल्फ रिलायंस होनी चाहिए, अपनी तैयारी होनी चाहिए और अकॉर्डिंगली हमारी लीडरशिप मजबूत होनी चाहिए। और जिस देखें उनमें रिजॉल्व हो और स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी हो, वो हमने डेमोन्स्ट्रेट की है, जिससे मार्के हक में और बुनियाद महसूस में। और ये हमें इससे देखें जो रिसेंट जो वाकया हुआ है, उससे हमारे लिए भी बहुत सारे इसमें एक किस्म के सबक है कि पाकिस्तान को जिस तरीके से वहां पे स्ट्राइक्स ईरान पे किए हैं, तो यकीनन इंडिया की भी अभी ख्वाहिश होगी कि इस तरह के स्टाइल को वो अपनाएं। तो पाकिस्तान को उस हिसाब से हमने अपनी तैयारी को मुकम्मल रखना होगा, हमने अपना डिफेंस को मजबूत रखना होगा, हमने जो बिल्कुल। प्रोक्योरमेंट करनी है वो करनी होगी। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीडरशिप जो है, मिलिट्री लीडरशिप है और पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनके पास क्लैरिटी है और हमें पता है कि जब ऐसा होगा हम क्या कर सकते हैं। और देखेंगे पाकिस्तान ने अपने से 11 गुना बड़े मुल्क को चंद घंटों में जहर कर दिया था। बिल्कुल। सो वो हमारी रिजॉल्व था, वो डिसिसिव डिसिसिव डिसीजन मेकिंग थी जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उस वक्त ली। ताकत की सिलेक्शन आप देख लें और इसी तरह पॉलिटिकल लीडरशिप की उसमें जो से शामिल थी, उससे हमने दुनिया में अपने आप को मनवाया। दैट्स वाई आज पाकिस्तान की दुनिया भर में रेलेवेंस है, बिल्कुल। क्योंकि हमने सेल्फ रिलायंस के तौर पे अपने बलबूते पे जो आपके मिसाइल सिस्टम है, जो आपके पास ड्रोन्स है, आपके एयरफोर्स है और प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस है, एंड वी डिमॉन्स्ट्रेटेड, और हमने साबित कर दिया कि जो पाकिस्तानी कौम का जो ट्रस्ट था फौज पाकिस्तान ने वो साबित किया। और आइंदा भी ये देखें, ये डेवलपमेंट्स हो रही है यहूद और हनूद की जो नेक्सिस से, हमें इसको नहीं भूलना चाहिए। सही। और देखें इसराइल और इंडिया का जो एक गठजोड़ है, 1986 में भी इनकी कोशिश थी पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर रहा था उस वक्त भी स्ट्राइक करने की कोशिश की। जब जनरल जिया थे 1998 में एटॉमिक डेटोनेशन से पहले भी प्लान बने थे इंडियन गुजरात से पाकिस्तान पे हमले के लिए, लेकिन पाकिस्तान को पता चल गया था, बिल्कुल जी, तो वो हमने एक ब्रिगेडियर वार्निंग साहब, वो इशू सारे की थी। जितने भी और इसके मंसूबे थे पाकिस्तान के खिलाफ वो आखिर नाकाम ही हुए। पूरी दुनिया पे इस नए कॉन्फ्लिक्ट का क्या असर पड़ेगा, खित्ते की सूरत हाल क्या होगी, और ख़ास तौर पर जो भी बात हुई है कि खलीज फ़ारिस या पर्शियन गल्फ में क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि ईरान का बड़ा वहाँ पर होल्ड भी है, असर अंदाज भी हो सकता है, और दुनिया का 80% ऑयल जो है वो इसी खलीज फ़ारिस से सप्लाई होता है। वहाँ पर क्या होने जा रहा है, पूरी दुनिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जिया बलोच साहब, आपकी जानिब आएंगे। सर, ये जो खलीज फ़ारिस वाला जो एक रूट है, और आप जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि ईरान जो है वो उसका काफ़ी कंट्रोल है इस इलाके में, बहुत से जजीरे हैं जहाँ पर ईरान की कुछ तनसीबात भी हैं। तो ये रूट कितना इम्पॉर्टेंट है और ईरान इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है अपनी फेवर में? डेफिनेटली ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ ईरान बहुत बड़ा एक फैक्टर है। ये फैक्टर है ईरान की स्ट्रेंथ भी, और उसी तरह से ये फैक्टर है इस एग्रेशन की भी, कि क्यों साल से इजराइल और उसके जो हवारीन हैं वो क्यों इसको न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं कि ईरान एक कमजोर मुल्क हो या हमारा सबसर्विएंट मुल्क हो। उसमें सबसे बड़ा जो एडवांटेज या डिसएडवांटेज वो उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जिस तरह आप लोगों ने भी कहा, वहां से इनका मुकम्मल कंट्रोल है। सो उस लिहाज से जो खलीज फारिस है वो जिसमें से बहुत सारा ऑयल जो है मेजॉरिटी दुनिया का जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है वहां से गुजरता है। तो अगर वो डिसरप्शन होती है तो ये तो फिर वही जंग आगे की तरफ जा रही है, बढ़ रही है। लेकिन मेरे ख्याल है हमें उस तरफ सिनारियो बंद जो है वो सिनारियो नहीं बनाना चाहिए मंजर। होपफुली कि दुनिया में अब आवाजें उठ रही हैं, यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है, चाइना ने भी कहा है, मिडल ईस्ट के कुछ कंट्रीज ने भी कहा है कि इस क्राइसिस को बंद होना चाहिए, इस एग्रेशन को खत्म होना चाहिए इजराइल को। और मैं नहीं समझता कि ये दुनिया के और वो लोग भी यही कह रहे हैं, सबकी जो है वो इस वक्त ये कंसेंसस है कि ये दुनिया के पूरे अमन के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो है वो क्राइसिस खराब है, मिडल ईस्ट के लिए खराब है, और ईरान और इजराइल की भी। देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि क्या इस हमले के बाद इजराइल ज्यादा मजीद महफूज बन जाएगा? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसी किस्म की जो अगले 5 साल, 10 साल, फिर ये 20 साल, 50 साल चलता रहेगा।
तो मेरे ख्याल है इसको नेगोशिएशन टेबल पे ही करना चाहिए जो ईरान करना चाहता था। और ठीक। मुझे यही लग रहा है कि शायद एक जरूर रिटेलिएशन उनको पब्लिक प्रेशर की वजह से करनी पड़े ईरान को, लेकिन अगर वो सिंसियर हैं अमेरिकन के हम स्टिल वी वांट टू टॉक, तो संडे को उनकी जो शेड्यूल मीटिंग है वो बहुत बड़ा टेस्ट है कि क्या ईरानी लीडरशिप इसका फैसला करते हैं कि ना जाएं या वहां भी जाते हैं और अपना जो है बदला भी लेते हैं। अक्लमंदी तो इसी में है कि दोनों ही काम करने चाहिए। ये जो उसका रिटेलिएशन भी होना चाहिए, जब मेजर जिस तरह पहले भी किया था जी। ईरान ने, ताकि एस्केलेशन भी ना हो, साथ साथ जो बातचीत का सिलसिला चला है अमेरिका के साथ और न्यूक्लियर थिंग, ताकि सस्टेनेबल लेवल पे ये जो मसला है ईरान की न्यूक्लियराइजेशन का वो हल हो जाना चाहिए। अच्छा जियर बलोच साहब, जैसे कि आपने अभी कहा कि इस हमले के बाद इसराइल भी कुछ ज़्यादा महफूज नहीं हुआ बल्कि मज़ीद गैर महफूज हो जाएगा, लेकिन इजाज़ मलिक साहब आप ये बताइए इसराइल ने हमला करते हुए उसके जहन में क्या कैलकुलेशन होगी, क्योंकि जियर बलोच साहब कह रहे हैं इस हमले के बाद इसराइल ज़्यादा गैर महफूज हो जाएगा, और अब ईरान का जो रिस्पॉन्स है वो कितना मैयड होगा, कितना कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स जो है वो एटलीस्ट जा सकता है यहाँ पर? देखिए जी, ये डिपेंड करता है कि ईरान के पास फिजिकली क्या ऑप्शंस हैं। अगर तो वो सिर्फ ड्रोन्स तक ही महदूद रहते हैं तो वो तो बस एक सिंबॉलिक रिस्पांस है, जिसको आप कह लें कि अपनी प्रेस्टीज सेविंग या अपने जो है ना जो डोमेस्टिक उनका लोग हैं उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए। इसके अलावा उनकी जो मिसाइल की कैपेसिटी है वो बड़ी अच्छी है। तो अगर वो अपने मिसाइल्स के ऑप्शंस पे जाते हैं तो फिर ये डेफिनेटली इसमें एस्केलेशन होगी। और ईरानी जिस तरह हैं वो एज ए नेशन, उनकी हिस्ट्री है, वो काफ़ी जो है सोच समझ के फैसला करते हैं, लेकिन अपने नेशनल इंटरेस्ट में वो हर ऑप्शंस को इस्तेमाल करने की उनमें जो है एक एटलीस्ट उनकी जो सोच है वो बड़ी क्लियर है। बाकी हमें देखना ये है कि अभी पिछले सवाल में आप ये बात कर रहे थे कि क्या ये चीजें यहीं रुक जाएंगी? यकीनन नहीं, सही। क्योंकि एक मजबूत न्यूक्लियर कैपेबल ईरान जो है वो इस रीजन में और ग्लोबली किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये एक कॉमन एजेंडा है अमेरिका का, इजराइल का और बाकी बहुत सारे रीजनल ममालिक का। तो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हमेशा जो है वो उसको चैलेंजेस रहेंगे। एक ऑपरेशनल लेवल पे मैं कमेंट देना चाहूँगा कि इस में पिछले 3-4 दिन से इस तरह चीज़ें बिल्ड हो रही थी, तो ये इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल के मैसिव इजरायली अटैक होगा। तो लेकिन जो नताइज आए उसमें कोई बहुत ज़्यादा ईरानियन एयर डिफेंस का कोई रोल नज़र नहीं आता। ना सिर्फ ये कि उनकी बहुत सारी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं या रिसर्च सेंटर्स हैं, लैब्स हैं, वो हिट हुई हैं, बल्कि उनका कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर हिट हुआ है और उनकी लीडरशिप को टारगेट किया गया है। तो ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि अगर एक ऐसी जंग जिसमें आपको पता है कि आप चाहें या ना चाहें वो आपके दरवाजे पे खड़े नॉक कर रही है और उसके लिए ईरान इस खित्ते में कशीदगी जो है वो आने वाले दिनों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब ये बताइए कि इस पूरे खित्ते में ईरान की कहा जाता है कि बहुत सी प्रॉक्सीज हैं, तो उन इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर उन प्रॉक्सीज का क्या रोल है और क्या अब भी वो इतनी उनकी वो कैपेसिटी मौजूद है जो कि इसराइल को मजीद मुश्किलात में डाल सकते हैं? जी हाँ, देखो उससे पहले मैं आई वुड लाइक टू ऐड, जो पर्शियन गल्फ की बात करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, दुनिया का जो 40% ऑयल यहाँ से पास थ्रू पर्शियन गल्फ से, और जो कंट्री जहाँ जिसको ये जाता है चाइना है, इंडोनेशिया है, साउथ कोरिया का 72% यहाँ से जाता है, जापान पे जाता है, इंडिया का यहाँ से जाता है, और डेली
17 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल जो यहाँ से गुजरता है, तो एक वो भी इंपॉर्टेंस है। दूसरी, ट्रेड एक्टिविटी यहाँ से बड़ी मैसिव होती है इस एरिया से। सेकेंडली, जहाँ पे आपने प्रॉक्सीज की बात की, देखें कि ऑलरेडी इसराइल ने मोस्टली प्रॉक्सीज को डिग्रेड किया है। हमास, देखे, हमास ने सरेंडर नहीं किया, बट स्टिल दे आर फाइटिंग, लेकिन उनके पास वो पोटेंशियल अभी वो गजा के अंदर ही दे विल ऑपरेट। हिजबुल्लाह जो है, देखिए, उन्होंने अभी अनाउंस कर दिया कि दे विल नॉट टेक पार्ट इन एनी जो काउंटर स्ट्रेटजी जो होगी, उसमें वो हिस्सा नहीं लेंगे। जी। तो लाइकली चांसेस है कि इराक के अंदर बड़ी एक साइजेबल फोर्स है वहां पे, जो बताया जाता है 10,000 प्लस है। ठीक। और उनको खतीब हिजबुल्लाह कहते हैं। वो प्रो ईरानियन ईरानियन है, तो हो सकता है वो वहां से कुछ एक्टिविटी जनरेट करे, एक वो है। ठीक है। इसी तरह सीरिया के अंदर देखे, गोलान हाइट्स के एरिया में, ऑल्दो कि इजरायलीज वहां भी आगे जा चुके हैं, बट स्टिल वहां से वो कुछ एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक, होती मेजर यानी जो कि है प्रॉक्सीज के वो जरिए भी वहां से कुछ वो सामने आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर मसूद खान साहब, आपने वक्त दिया। इसके साथ साथ जीर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे और एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड इजाज मलिक साहब, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इसराइल ने ईरान पर हमला किया है और 200 जहाज़ों की मदद से ईरान के 8 शहरों पर उसने अटैक किया है। ईरान की आला अस्करी क़यादत जो है इसमें शहीद हुई है और इसके साथ साथ पासदारान इनकलाब के सरबरा को भी शहीद कर दिया गया है। 6 साइंसदानों को भी शहीद किया गया है। खित्ते में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ख़ास तौर पर आलमी मईशत पर इसका क्या असर पड़ेगा, बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर मुआशी उमूर डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, वो तो ठीक है, खित्ते में कशीदगी बढ़ी है, लेकिन बहुत से लोगों की राय है कि आलमी तौर पर, आलमी मईशत पर इसका बड़ा गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। आपके ख्याल में इसके क्या असरात देख रहे हैं आप? देखिए, तब से सारी स्टॉक मार्केट्स में बहुत ज़्यादा मंदी तो हुई है, मगर साथ ही जो कमोडिटीज़ में ऑयल की प्राइसेस एकदम से शूट कर गई हैं। और यहाँ से 40% जो ऑयल है वो दुनिया को सप्लाई होता है। आने वाले दिनों में अगर कशीदगी और बढ़ती है तो फिर ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होगी और कीमतें बहुत ऊपर जाएंगी, और उससे जाहिर है कि बहुत प्रॉब्लम्स पैदा होंगे, ख़ास तौर पर उन ममालिक के लिए जो ऑयल इंपोर्टर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हैं। और ऑयल एक्सपोर्टर्स भी शायद एक्सपोर्ट ना कर पाएं, क्योंकि जंगी सूरत हाल की वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तो बंद होगा, और हौती वगैरह ने तो अभी मोर्चे संभाल लिए हैं। तो ये जंग जो है ये आगे जाकर अगर इसमें ज़रा सी भी एस्केलेशन हुई तो बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे। इवन चीन को अपनी सप्लाई लाइंस के लिए बहुत मुश्किलात होंगी, और चीन की सप्लाई लाइन जब रुकती है तो पूरी दुनिया की मीशत के अंदर बहुत ज़्यादा कसाद बाजारी होती है, क्योंकि वो बहुत बड़ी इकॉनमी है और इस वक्त दुनिया का बहुत बड़ा सप्लायर है। तो इस खित्ते में इस जो एस्केलेशन की या जारहियत की है इसराइल ने, इसके बहुत शदीद और बहुत ही जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आलमी मईशत पर आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, डोनाल्ड ट्रंप का इसमें क्या रोल आप देख रहे हैं? क्योंकि जब भी जंग होती है, कोई कहीं भी जंग चल रही होती है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं जंगे नहीं चाहता, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट में उन्होंने अपने आप को एक तो दूर रखा है, कहा है कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, लेकिन हमें पता ज़रूर था। लेकिन आपको पता है कि जब भी पाक भारत जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस वक्त भी कहा गया कि ट्रेड करें हमारे साथ, आप लोग जंग ना करें आपस में। तो वो जंग तो बहरहाल रुक गई। अब अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा इस खित्ते में स्टेक होल्डर कौन है? मौशी तौर पर इफेक्ट होने वाला मुल्क कौन सा है, और क्या वो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है इस मामले को हल कराने के लिए? देखिए, ईरान के मामले में तो सबने जो है वो बेइज्जती का मुजाहरा भी किया है। एक दिन पहले जो उन्होंने करारदाद वहाँ पास करवाई है यूनाइटेड नेशन में कि ये एटॉमिक जो एनर्जी मिशन के जो है वो पूरे नहीं कर रहे हैं, तो उसमें जाहिर है कि चाइना के खिलाफ जो था एक महाज भी था कि चाइना का करीब हो रहा है अगर ईरान के, तो इसको कैसे दूर किया जाए। वहाँ अगरचे रूस और चाइना ने जो है उसको वीटो किया, मगर आपने देखा कि पूरा यूरोपियन ब्लॉक जो था, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका, ये अब एक तरफ थे। उधर यूक्रेन की जंग में तो आपने देखा इनके दरमियान कोई फ्रैक्शन पैदा हुई, मगर जब मामला इसराइल का आता है तो वो इनको एक तरह से होस्टेज ही उसने बनाया हुआ है। अब अमेरिका के ना चाहने के बावजूद भी ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी गई है कि अगर इसमें अमेरिका लग लग रहता है तो बहुत उसके लिए मेरा ख्याल है इसको रेजिस्ट करना मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे ही ईरान ने कोई जवाबी हमला किया तो यकीनी तौर पर ईरानी कह रहे हैं कि इसमें अमेरिका की कनाइबंस शामिल है,
और हम उसको भी स्पेयर नहीं करेंगे। और ये बात आगे जाकर पीली और नीली अमेरिका को भी इस जंग में जो है वो घसीट सकती है। और यही खदशा है कि इस मिडल ईस्ट के अंदर अगरचे सारी रियासतें जो है वो भी ईरान को पसंद नहीं करती हैं, मगर अगर उन्होंने इस मौका पर शदीद मजम्मत नहीं की या अपना कोई स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया, तो उनके अपने अवाम भी उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। क्योंकि ये गाज़ा से लेकर अब तक जो इज़राइल का ये फ्रंट सारी जगह खोलना है, चाहे वो बेरूत हो, चाहे वो शाम हो, अब गाज़ा है, किसी इलाके को नहीं उन्होंने छोड़ा। और आखिरी जो दूर-दराज पोस्ट रह गई थी यानी ईरान की, उसको भी उन्होंने अटैक किया है। और इस लिहाज से बिल्कुल क्लियर साबित हो रहा है कि नेतन्याहू जो है वो दुनिया को एक जंग में इसलिए भी धकेल रहे हैं कि उनके ऊपर सीरियस एलिगेशंस हैं। ज़ाहिर है वो वॉर क्राइम में तो ऑलरेडी उनको मतलूब है ही हैं, मगर अपनी मुल्क के अंदर भी वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं और बहुत से उनके ऊपर सीरियस चार्जेस हैं। अगर आज वो जंग बंद करते हैं तो कल उनकी अपने मुल्क में भी अरेस्ट होने का खदशा है। तो ये एक जंगी जुनून है जो उन्होंने इसलिए भी शुरू किया है कि वो अपनी भी बका चाहते हैं। मगर अब वो रानी लोगों को पैगाम देना शुरू हो गए हैं कि अब मैं आपको एक ज़ालिम हुकूमत से जो 46 ईयर से आप पे लागू है उसको ख़त्म करने के लिए आपकी मदद कर रहा हूँ। तो इस तरह की बातें करने से वो चाह रहे हैं कि एक तो ज़ाहिर है कि वो एक तरह की फूट पैदा करें, वहाँ ईरान के अंदर भी कुछ आवाज़ें ऐसी हों कि जो ज़ाहिर है रजीम को पसंद नहीं करती होंगी। मगर इस वक़्त उनका जो हदफ है वो मेरे ख़्याल में सिर्फ़ एक मुल्क नहीं है, वो पूरे मिडल ईस्ट के अंदर अपनी बड़ी रियासत बनाने के जिनके ख्वाब थे, वो उसको पूरा करना चाहते हैं। ये वही ख्वाब है जो भारत अखंड भारत की शक्ल में अब उन्होंने देखा है। इस वक़्त हिंदुत्व और ज़ायनिस्ट तकरीबन एक ही लाइन पर सोच रहे हैं कि किसी तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम रियासतों को, मुस्लिम लोगों को तंग कर सकें। और ये एजेंडा आगे जाकर किसी बहुत बड़ी तीसरी जंग अज़ीम का पेशगामा भी साबित हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, चीन की काफ़ी सरमायाकारी है ईरान के अंदर और रूस भी इस खित्ते का एक बड़ा स्टेक होल्डर है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट से ये दो ममालिक किस तरह से इफ़ेक्ट होंगे और आपको क्या लगता है कि चीन का अब इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है? देखिए, जहाँ तक चीन का मसला है, वो तो जंग से बचना चाहता है क्योंकि अमेरिका की और सबकी कोशिश यही रही है कि अगर उनकी इकोनॉमी को तबाह करना है, तो किसी तरह उन्हें भी जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर घसीटा जाए। अगरचे वो अपने डिफेंस के लिहाज से चाइना ने बहुत मजबूती हासिल कर चुकी है, मगर वो अग्रेशन नहीं कहीं भी करना चाहते या किसी भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट नहीं बनना चाहते। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि चाइना जो है वो इस तरह की कोई भी चीज़ में बहुत क्लियर होकर किसी जंग का हिस्सा बनेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि ईरान और चाइना के भी और रूस के भी जो इस वक़्त तल्लुकात हैं, वो बहुत बेहतर हैं। और इंडिया भी बहुत बेनिफिट उठाता रहा। ईरान का ऑयल जो था अगरचे उन पे सैंक्शंस लगी हुई थी, हम नहीं ले सकते थे, मगर इन्होंने तो बहुत उससे फ़ायदा उठाया है। इसलिए मेरा ख़्याल ये है कि रूस और चाइना कोशिश करेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दब जाए, ज़्यादा आगे ना बढ़े। और वो ईरान को भी यही समझाएँगे कि इस वक़्त आपकी पोज़ीशन कमज़ोर है, तो आप रिटेलिएशन ना करें बल्कि कुछ अरसे का इंतज़ार करें ताकि हम नई रीअलाइनमेंट्स करें। मगर इज़राइल को रोकने वाला मुझे नहीं लगता कि कोई चीन में या इस वक़्त रूस में भी कोई बहुत अहम किस्म की कोई प्रोएक्टिव वॉइस या प्रोएक्टिव एक्शन सामने आएगा। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर इकरामुल हक अब साहब। मौशी अमूर पर बात कर रहे थे और आलमी मईशत भी इस कॉन्फ्लिक्ट से मुतासिर हो सकती है। फ़िलहाल के लिए प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हो जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।